अस्सलाम वालेकुम। सराब एक हकीकत का चौथा और आखिरी हिस्सा आज पेश किया जा रहा है। आप दोस्तों से बस इतनी अर्ज़ है कि वीडियो से मुतालिक हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। इसलिए आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई करता है, क्योंकि मेरी वीडियो शौकिया और आप दोस्तों के लिए ही होती हैं। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। जब्बार का जहन सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो करे तो क्या करे। नवंबर के अवाइल के दिन थे। मौसम में खुनकी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन सबसे बेगाना जब्बार घर की छत पर पड़ी चारपाई पर लेटकर आसमान पर निकले चांद को घूर रहा था। धुंध की चादर आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में लेना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक चांद उसे वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। तभी उसने एक निहायत ही अजीब मंजर देखा। उसे यूं लगा जैसे चांद के अंदर सीरत का चेहरा नुमाया हुआ हो। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा चांद को गौर से तकने लगा। अब की बार उसकी हैरत वाकई दीदनी थी। वो बस उसके जहन का उभार नहीं, बल्कि एक हकीकत थी, वो जो खुली आंखों से देख रहा था। सीरत, वो ज़ेर-ए-लब बुड़बुड़ाया। हाँ मैं। उसके कान के पास सरगोशी हुई। वो हैरान रह गया कि उसका चेहरा दूर, बहुत दूर आसमान की वसअतों में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कानों तक कैसे पहुंची। वो तेज़ी से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं सीरत उसके आसपास तो नहीं है। कहाँ हो तुम? जब्बार ने तड़प कर पूछा। जहाँ देख रहे हो, जवाब मिला। एक बार फिर जब्बार ने चांद की तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे सीरत का चेहरा इतनी दूर होने के बावजूद उसके बहुत करीब हो। ये सब क्या है सीरत? जब्बार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला, और उसकी आंखों से गोहर हाय आबदार गिरकर उसकी झोली में जा गिरे। वक्त की चाल, जवाब मिला। खुदारा मेरे पास आओ, जब्बार बोला। मैं तुम्हारी जुदाई में पल पल मर रहा हूँ। तुम जानती हो, अंकल भी तुम्हारी जुदाई में कांटों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कुछ किया? जवाब मिला। करने वालों ने सब कुछ कर दिया। मतलब? जब्बार हैरत से बोला, और फिर उसकी समाज से सीरत के अल्फाज टकराने लगे। उसे यूं लगा जैसे उसके सामने एक फिल्म सी चलने लगी हो। जब सारी बात का उसे इल्म हुआ तो वो गुस्से से पैचोताप खाकर रह गया। तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखते जाओ। उन्हें अगर दुनिया के लिए निशाने इबरत न बना दूं तो फिर कहना। सीरत की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसका लहजा तहकमाना था। मुझे नफरत है उनसे। मैं उन्हें पलक झपकते में अब्दी नींद सुलाना चाहता हूँ। जब्बार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला, और फिर उसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, खुदारा लौट आओ। हम बहुत जल्द मिलेंगे, सब्र से काम लो और मेरा इंतकाम देखते रहो। जब्बार खून के घूंट पीकर रह गया। उसने दोनों हाथों में मुंह को छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा। क्यों आए हो यहाँ? मजजूब ने गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए पूछा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कबीर की मां ने जवाब दिया। अब वक्त ख़त्म हो गया है, मजजूब बोला। अब उसका वक्त शुरू हो गया है। वो तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर रख देगी। तुम लोगों ने जुल्म किया है, और जालिम को दुनिया और आखिरत में सज़ा ज़रूर मिलती है। क्या तुम भूल गए फरमाने मुस्तफ़ा कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है? और तुमने कत्ल नहीं बल्कि जुल्म किया है एक ऐसी मासूम और इज़्ज़तदार लड़की का जो बेबस थी। उसकी बेबसी और लाचारी का तुम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रिश्ते में वो तुम्हारी बेटी कबीर की माँ को मुखातिब करते हुए, और फिर कबीर को मुखातिब करते हुए, और तुम्हारी बहन लगती थी। लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? रिश्तों की कदर तक न कर सके और मुकद्दस रिश्तों की पामाली कर डाली। तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। लोग तुम्हें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे। चले जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से। हमारी मदद कीजिए बुजुर्गवार, अब की बार कबीर ने कहा। नहीं, अब तुम लोग मदद के काबिल नहीं रहे। अब वो वक्त आ गया है जब तुम लोगों ने अपने किए का अंजाम भुगतना है। इसलिए फौरन चले जाओ यहाँ से। मजजूब ने पहली बार गुस्से से पेचोताप खाते हुए कहा। दोनों माँ बेटा वहाँ से मुँह की खाकर वापस आ गए। अब तो उन्हें यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ किया धरा उसी रूह का है। पहले तो उन्हें शक था, लेकिन अब उनका शक यकीन में तब्दील हो चुका था। इसलिए अब पहली बार उन दोनों को खौफ ने बुरी तरह से जकड़ लिया था। खौफ की सर्द लहर उनके जिस्मों में क्या सरायत हुई। उन्हें यूं लगा जैसे अगले हर कदम पर मौत उनकी राह तक रही हो।
बाकी सबका काम तमाम हो चुका है बाबा जान। अब सिर्फ बारी है आपकी बीवी की, आपकी बीवी और बेटे की। सीरत की तस्वीर के लब हिले तो नवाब सोहराब खान यूं चौंके जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं? दोबारा सवाल किया गया। बिल्कुल नहीं, नवाब सोहराब खान ने धीमे से लहजे में इजाज़त देते हुए कहा। आज रात ये दोनों भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, सीरत की तस्वीर ने कहा। सुबह का सूरज जैसे ही तुलू हुआ, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दीजिएगा और दोबारा उनकी परछाई भी इस घर में ना पड़ने दीजिएगा। मुझे भी उनसे उतनी ही नफरत हो चुकी है जितनी कि तुम्हें। अब तो मैं उनकी शक्लें तक देखना नहीं चाहता। ऐसी सज़ा देना कि लोग उन पर थूक कर जाएं। इंशाअल्लाह। तस्वीर के लब आखिरी बार हिले और फिर साकित हो गए। नवाब सोहराब खान ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और साथ टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर जब्बार का नंबर डायल करने लगे। जब्बार को समझ नहीं आ रही थी कि वो हकीकत से नवाब सोहराब खान को कैसे आगाह करे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जहनी फतूर समझकर या इंतकामी कार्रवाई समझकर नवाब सोहराब खान उसे बुरा भला ही कह डालें। वो हर कीमत पर नवाब सोहराब खान को बताना चाहता था कि उसे मालूम हो चुका है कि सीरत के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो उसने जेब से मोबाइल निकाला। इत्तिफाक से नवाब सोहराब खान की कॉल आ रही थी। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की और मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। नवाब सोहराब खान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, जब्बार ने जवाब दिया। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप ही को याद कर रहा था, बताया गया। मैं तुम्हारी तरफ गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, कहीं जाना है, घर से बाहर आ जाओ। नवाब सोहराब खान ने बताया तो जब्बार हैरान रह गया कि आज तक इस लहजे में नवाब सोहराब खान ने बात नहीं की थी। उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। न जाने क्यों खौफ की घंटियाँ उसके मन मंदिर में बजने लगीं। खैरियत तो है ना अंकल? उसने पूछा। बस कहा ना रोड पे आओ, तहकमाना लहजे में जवाब मिला। जी ठीक है अंकल, जब्बार ने थूक निगलते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में वो रोड पर था। उसे आए थोड़ी ही देर बीती थी कि नवाब सोहराब खान गाड़ी लेकर आन पहुंचे। गाड़ी उन्होंने उसके करीब रोककर हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो जब्बार चारों नाचार अंदर बैठ गया। थोड़ी देर तो उनके दरमियान कोई बात ना हुई। आखिरकार उस खामोशी को नवाब सोहराब खान ने ही तोड़ा। तुम्हारा शक सही निकला, नवाब सोहराब खान ने उसकी तरफ देखते हुए निचला होंठ दांतों में दबाकर कहा। मैं समझा नहीं, जब्बार ने हैरान होकर कहा। जालिमों ने मेरी बच्ची को। इससे ज़्यादा नवाब सोहराब खान कुछ ना बोल पाए। मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता था, जब्बार तड़प कर बोला और फिर उसे सारी बात सुनाई। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, नवाब सोहराब खान ने उसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा। आज रात दोनों माँ बेटे की सज़ा की रात है और हमें आज की रात सीरत की लाश को निकालकर उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, जब्बार ने दांत पीसते हुए कहा। नवाब सोहराब खान ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आए आंसू नवाब सोहराब खान से छुपे न रह सके। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम जैसे अजीम इंसान का इंतखाब किया था, नवाब सोहराब खान ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शे गंवा दी है, जब्बार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। वो मरी नहीं, नवाब सोहराब खान बोले तो जब्बार ने हैरत से उन्हें घूरा। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारी सांसों में। जालिमों को मौत ही आ जाए, जब्बार ने थूक निगलते हुए कहा। मौत सज़ा नहीं है, नवाब सोहराब खान ने यू टर्न लेते हुए कहा। उनकी सज़ा सारी ज़िंदगी तड़पना है, जैसे दो खबीस इंसान तड़प रहे हैं, उनकी तरह ये भी ताक़यामत तड़पें। लोग उन्हें देखकर कानों को हाथ लगाएं और दोबारा कभी भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करें। जवाबन जब्बार चुप रहा। उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। आंसू बंद तोड़ने को बेताब थे और वो था कि अपनी कैफियत पर काबू पाने की बामुश्किल कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो कब्रिस्तान के पास पहुंच गए जिसके बारे में उन्हें सीरत ने बताया था। नवाब सोहराब खान उसे लिए सीधा गोरकन के पास पहुंचा। गोरकन 40-50 साल का आदमी था। वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ रहता था। उसकी बीवी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी भी थी। जी फरमाइए।
گورکن نے نہایت ہی دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زیادہ مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ نواب سوراب خان نے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ گورکن حیرت سے بولا۔ ہمیں آپ سے بہت ہی اہم بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں سے ہٹ کر، نواب سوراب خان نے کہا تو گورکن نے گھر کا دروازہ ہٹ کر بند کیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ گھر سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور پھر نواب سوراب خان نے اسے الف سے یہ تمام داستان کہہ سنائی۔ اس دوران نواب سوراب خان اور جبار دونوں روتے بھی رہے تھے۔ کئی باتوں کے اندر جبار بھی مداخلت کرتا رہا۔ ان کی کہانی سن کر گورکن کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی تھیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے بھی بستے ہیں، گورکن نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی لاش نکال کر اسے اسلامی طریقے سے کفن دفن دے کر دوبارہ دفن کریں، نواب سوراب خان نے بتایا۔ جہاں تک بات کفن کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے لاش کس حالت میں ہوگی، گورکن نے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، جبار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ گورکن گھر سے کدال وغیرہ لے آیا اور تینوں اس جگہ پہنچ گئے جس کی نشاندہی سیرت نے تصویر میں کی تھی۔ تینوں نے مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ جلد ہی انہوں نے سیرت کی لاش تلاش کر لی۔ وہ تینوں حیران و ششدر رہ گئے۔ سیرت کی لاش بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تک وہ حشاش بشاش ہو۔ کتنی ہی دیر تک نواب سوراب خان اپنی بیٹی کی لاش کو سینے سے لگائے دھواں دھار روتے رہے۔ جبار بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر گورکن کے کہنے پر اس نے نواب سوراب خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل، وقت کم ہے، ہمت سے کام لیجئے، جبار نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نواب سوراب خان نے اپنی بیٹی کی لاش کو ہاتھوں کی جھولی بنا کر اٹھا لیا۔ اس کی لاش کو سیدھا گورکن کے گھر لے جایا گیا۔ گورکن کے گھر والے یہ سب دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، لیکن جب گورکن نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ چپ کر گئے۔ سیرت کی لاش کو گورکن کی اہلیہ اور بیٹی نے مل کر غسل دیا، پھر انہوں نے کفن پہنایا۔ کفن دفن کا سارا انتظام گورکن کے پاس بھی موجود تھا۔ اکثر و بیشتر قریبی علاقے کے لوگ اسی کے ہاں سے کفن لے جاتے تھے لاوارث لاشوں کے لیے۔ اس کے پاس بہت کفن تھے، انہی میں سے ایک میں سیرت کے پھول جیسے خوبصورت وجود کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر گورکن، نواب سوراب خان، جبار اور گورکن کے بیٹے نے مل کر سیرت کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ گورکن کے بیٹے نے پڑھائی۔ یوں اسلامی طریقے سے سیرت کی لاش کو من و مٹی تلے دفنا دیا گیا، اور پھر نواب سوراب خان اور جبار دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں کبیر اور اس کی ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ ان کا حال دیکھ کر اپنی روح کو تسکین بخشنا چاہتے تھے۔ جانے سے پہلے نواب سوراب خان نے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی جب گورکن کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ اتنے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کبیر اس وقت بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ جب اچانک اس کی نظر سالن پر پڑی تو اسے یوں لگا کہ جیسے ابھی کے ابھی اسے ابکائی آ جائے گی۔ ماں، یہ سب کیا ہے؟ کبیر تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سالن میں کیا ملا ہوا ہے؟ کبیر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کبیر کی ماں نے حیرت سے کہا۔ اس سے قبل کہ کبیر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اسے یوں لگا جیسے اس کے پورے وجود میں کسی نے زہریلی چیز ڈال دی ہو۔ اس نے فوراً اپنا گلا تھام لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کبیر کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میرے بچے؟ کبیر کی ماں اس کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن جلد بازی میں وہ سیدھی سلنڈر پر جا گری۔ سلنڈر کا پائپ نکل گیا اور گیس چہار سو پھیلنا شروع ہو گئی، اور یکدم ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ محلے کے لوگوں نے جب دھماکے کی آواز سنی تو نواب سوراب خان کے گھر کی طرف بھاگے، اور پھر اگلا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا انہیں دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرف زمین پر کبیر پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ، ناک اور آنکھوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، تو دوسری طرف اس کی ماں ایک طرف پڑی تڑپ رہی تھی۔ سلنڈر پھٹنے سے اس کا سارا جسم بری طرح جھلس گیا تھا۔ محلے والوں میں سے کسی نے فوراً اسپتال سے ایمبولنس منگوا لی تھی۔
और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया। जब नवाब सोहराब खान और जब्बार मौके पर पहुंचे और उन्हें मोहल्ले वालों की ज़बानी जब सारी बात का इल्म हुआ तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखा। तू बड़ा बेनियाज है मेरे मालिक, तू ना तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है और ना ही नाइंसाफ़ी होने देता है, नवाब सोहराब खान ने कहा और जब्बार को साथ लेकर सीधा अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उसकी बीवी का सारा जिस्म बुरी तरह झुलस चुका है, वो देखने के भी काबिल नहीं है, जबकि उसके बेटे के नाक, मुंह और आंखों से खून निकलना कभी बंद हो जाता है तो कभी शुरू हो जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। नवाब सोहराब खान जब्बार के साथ मिलकर सीधा उस कमरे में पहुंचे जहां दोनों माँ बेटे बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तुमने कहा था ना कि मेरी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, नवाब सोहराब खान ने बीवी के करीब बैठते हुए पूछा। हकीकत क्या है हम जान चुके हैं, अब सारी जिंदगी तुम चारों माँ ही बेआब की तरह तड़पोगे। तुम मौत की ख्वाहिश करोगे लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। हम रोज़ाना आएंगे और तुम्हारी हालत देखेंगे, तुम्हारी हालत देखकर हमारी रूहों को तस्कीन मिलेगी। इतना कहकर नवाब सोहराब खान अपनी जगह से उठे और बेटे के पास जाकर बैठ गए। तू कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरेगा, लेकिन इतनी जल्दी तुझे मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मौत से पहले मरने वाला नहीं हूँ। मेरी बच्ची के कातिल कयामत तक तड़पेंगे। इतना कहकर दोनों उठे और बाहर जाने लगे तो नवाब सोहराब खान की बीवी ने उसे पुकारा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अपने किए पर बहुत पशेमान हूँ, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। नहीं, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें खल्के खुदा देखेगी और तुम पर थूकेगी। इतना कहकर नवाब सोहराब खान वहाँ से बाहर निकल आए। पीछे से दोनों माँ बेटे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। आज मेरी रूह को तस्कीन मिली है, नवाब सोहराब खान ने कहा। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, नवाब सोहराब खान ने चलते चलते तहकमाना लहजे में कहा तो जब्बार ने हैरत से उन्हें घूरा। मैं वहाँ नहीं रह सकता, उन दरो दीवार से सीरत की यादें लिपटी हैं और वो यादें मुझे काट खाने को दौड़ेंगी, जब्बार ने कहा। यादों के सहारे जीना सीखो, नवाब सोहराब खान ने कहा। हम उस घर को गरीबों के लिए वक्फ कर देंगे, उसे यतीम खाना बनाएंगे, वहाँ यतीम बच्चों और बच्चियों की किफ़ालत करेंगे। जवाबन जब्बार ने ना चाहते हुए भी ज़ेरे लब मुस्कुराकर उनकी सोच की दाद दी। दोनों अस्पताल से निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठे और फिर गाड़ी फराटे भरती हुई वहाँ से चल पड़ी। उस दिन के बाद नवाब सोहराब खान और जब्बार दोनों रोज़ाना अस्पताल में आकर उन दोनों की हालत देखते और अपनी रूह को तस्कीन पहुँचाते। ऐसा करने से उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे सीरत की रूह को भी तस्कीन मिल रही हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।